हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रेम प्रकाश। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2 दिन से मैं आउट ऑफ स्टेशन था, तो आप लोगों के बीच में करंट की क्लास नहीं आ पाई। तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और आने वाले 1-2 दिनों में हम जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उन सबों को उन सबको डिस्कस करेंगे। और आपका हमारे इस जीएस विद प्रेम के करंट अफेयर और जीएस के चैनल में सभी लोगों का फिर स्वागत है। तो चलिए, आज हम कुछ क्वेश्चन करवाते हैं करंट के, क्योंकि आज ही मैं थोड़ा आया हूँ। तो कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ लेकर आया हूँ। बाकी आगे 1-2 दिनों में सभी जितने क्वेश्चन 1-2 दिनों के थे वो सब यहाँ पे डिस्कस करवाऊँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। तो आज का पहला सवाल है कि नवंबर 2025 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है। तो आइए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए गाजियाबाद, ऑप्शन नंबर बी इंदौर, ऑप्शन नंबर सी पानीपत, ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गाजियाबाद। जी हाँ, नवंबर 2025 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर गाजियाबाद बन गया। जी हाँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं दिल्ली में इस समय बहुत ही बुरा हाल है स्मॉग की वजह से। तो आइए इसकी व्याख्या हम लोग पढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। इसकी व्याख्या देखेंगे। गाजियाबाद नवंबर 2025 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। CREA रिपोर्ट जैसे ही शीतकालीन स्मॉग ने उत्तरी भारत को अपनी चपेट में लिया है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR का प्रमुख शहर गाजियाबाद नवंबर 2025 में देश का सबसे प्रदूषित शहर बनकर उभरा है। ऊर्जा और स्वच्छ वायु पर शोध केंद्र CREA की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार गाजियाबाद में PM2 पार्टिकुलेट मैटर इसको बोलते हैं, PM2.5 स्तर तथा 224 माइक्रोन ग्राम मीटर क्यूब दर्ज किया गया है, जो सुरक्षित सीमा से कई गुना अधिक है। यह रिपोर्ट यह दर्शाती है कि भले ही पराली जलाने की घटनाएं पिछले वर्षों की तुलना में कम हुई हों, फिर भी NCR में सर्दियों के दौरान वायु प्रदूषण एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा बनकर बना हुआ है। तो दिल्ली का हाल इस समय बहुत बुरा चल रहा है। जैसा कि हर साल सरकार पराली जलाने को लेकर तमाम कठोर कदम उठाती है, लेकिन फिर भी यह पोल्यूशन रुकने का नाम नहीं ले रहा है और लोगों को इसमें आम जनमानस को बहुत ही परेशानी हो रही है। तो आइए तो हम थोड़ा जान लेते हैं कि भारत के शीर्ष 10 सबसे प्रदूषित शहरों के बारे में। तो नवंबर 2025 में जो सबसे 10 प्रदूषित शहर, इसमें पहले नंबर पर गाजियाबाद था, जिसका पार्टिकुलेट मैटर 2.5 224 माइक्रोन ग्राम है। दूसरे पे हमारा नोएडा है जो कि यूपी में है। तीसरे पे हमारा बहादुरगढ़ हरियाणा है। जी हाँ, तो यहाँ पे ये हमारी यूपी के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे पहले नंबर पे गाजियाबाद जो यूपी से संबंधित है, और नोएडा भी यहाँ पे दूसरे स्थान पर नोएडा है। पहले पे गाजियाबाद, दूसरे पे नोएडा है, तो दोनों यूपी से संबंधित हमारे शहर हैं। तीसरे पे बहादुरगढ़ हरियाणा है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर दिल्ली है जो कि 2.5 मीटर के साथ यहाँ पर दिल्ली जो है चौथे स्थान पर है। उसके बाद हापुड़ हमारा यूपी का, और फिर ग्रेटर नोएडा यूपी के, बागपत यूपी के, सोनीपत हरियाणा में, और मेरठ यूपी के, और रोहतक हरियाणा में। तो यहाँ पे सबसे दिलचस्प बात ये हम लोग देख रहे हैं कि 10 सबसे प्रदूषित शहरों में लगभग 7 यहाँ पर गाजियाबाद 2 3 4 5 6 7 शहर जो है जो यूपी के हैं, और सब NCR के जो शहर हैं, दिल्ली NCR से सटे शहर हैं, वही सब शहरों में सबसे ज़्यादा स्थिति खराब है। तो यह भी बहुत ही हमारे यूपी के लिए बहुत खतरनाक है, यूपी के लोगों के लिए। तो इसमें तो यहाँ हम लोगों ने देखा है कि इन अधिकांश शहरों में नवंबर के पूरे महीने में वायु गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर रही है, और लगातार राष्ट्रीय स्वच्छ वायु गुणवत्ता मानक NAQS का उल्लंघन हुआ है। तो यहाँ पर जैसा कि हम लोगों ने पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लिया जो कि प्रदूषण से संबंधित था। भारत का सबसे नवंबर में भारत का सबसे प्रदूषित शहर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश बना है। अब चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है कि टाटा किसके साथ मिलके सेमीकंडक्टर का उत्पादन शुरू करेगा। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए एयरटेल, ऑप्शन नंबर बी इंटेल, ऑप्शन नंबर सी एयरसेल, ऑप्शन नंबर डी इंडिगो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इंटेल। जी हाँ, टाटा इंटेल के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर का उत्पादन शुरू करने जा रहा है। आइए इसकी व्याख्या हम लोग पढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। टाटा ग्रुप ने सेमीकंडक्टर बनाने के लिए इंटेल के साथ समझौता किया है। भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और इंटेल कॉरपोरेशन ने भारत में चिप निर्माण और पैकेजिंग सहायता की संभावनाओं को संयुक्त रूप से तलाशने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
यह MOU गुजरात के ढोलेरा, जी हाँ ये ढोलेरा आप लोग गुजरात में है, ढोलेरा और असम के गुवाहाटी में बन रही टाटा की नई सुविधाओं का उपयोग करके भारत के लिए इंटेल के सेमीकंडक्टर उत्पादों के निर्माण और पैकेजिंग पर केंद्रित है। यह साझेदारी भारत के सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन को गति देने, वैश्विक चिप सप्लाई नेटवर्क में भारत की भूमिका को मजबूत करने में महत्वपूर्ण साबित होगी, विशेषकर ऐसे समय जब भू राजनीतिक बदलावों, AI आधारित कंप्यूटिंग की बढ़ती मांग के कारण चिप बाजार तेजी से बदल रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ लिया कि टाटा ग्रुप जो है अब सेमीकंडक्टर के हब में भी अपना हाथ बढ़ा दिया है, वहाँ इंटेल के साथ वो समझौता करके इसका उत्पादन शुरू करेगा। तो सेमीकंडक्टर, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा यूपी सेमीकंडक्टर स्थापित करने वाला चौथा राज्य है, और सबसे पहला जो था गुजरात था सेमीकंडक्टर के बारे में। और सेमीकंडक्टर चिप का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है ये हमारा ताइवान करता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे, थोड़ी सी जानकारी स्टैटिक जीके से संबंधित। तो यहाँ हम लोगों ने दूसरा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। अब चलेंगे आज के तीसरे सवाल पे, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। और तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि पांडुलिपि विरासत के लिए भारत ने कौन सा अभियान चलाया है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 ज्ञान सागर मिशन, ऑप्शन नंबर बी ज्ञान भारतम योजना, ऑप्शन नंबर सी धरोहर संरक्षण योजना, ऑप्शन नंबर डी ज्ञान देव योजना। तो इसका राइट आंसर होगा ज्ञान भारतम योजना। जी हाँ, पांडुलिपि विरासत के लिए भारत ने ज्ञान भारतम योजना चलाई है। आइए इसकी व्याख्या हम लोग पढ़ेंगे अगले स्लाइड पे। भारत ने ज्ञान भारतम नामक एक महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया है, जिससे संस्कृति मंत्रालय के अधीन, जी हाँ यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन देश की अमूल्य पांडुलिपि विरासत को संरक्षित और डिजिटाइज करने के लिए लागू किया जा रहा है। यह पहल, जिसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2025 में की गई थी, भारत के उस बढ़ते प्रयास को दर्शाती है जिसके तहत वह अपनी सभ्यतागत ज्ञान संपदा को संरक्षित कर विश्व भर के विद्वानों, शोधकर्ताओं आम जनता के लिए सुलभ बनाना चाहता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो पांडुलिपियाँ हैं, पांडुलिपियाँ उनको सुरक्षित, संरक्षित और डिजिटाइज करने के लिए ज्ञान भारतम योजना चलाई गई है। तो आइए जानते हैं ज्ञान भारतम क्या है। ज्ञान भारतम भारत सरकार की प्रमुख सांस्कृतिक संरक्षण पहल है, जिसका उद्देश्य देश की प्राचीन पांडुलिपि विरासत का सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण, संरक्षण, डिजिटलीकरण और प्रसार करना है, जिसमें विज्ञान, दर्शन, साहित्य, चिकित्सा, खगोल शास्त्र, अनेक अन्य विषयों की दुर्लभ रचनाएं शामिल हैं। और सरकार ने वर्ष 2025 से 31 के लिए 491.66 करोड़ इस मेगा परियोजना के लिए निर्धारित किए हैं। जी हाँ, ज्ञान भारतम योजना की जिसकी चर्चा हमारे बजट में की गई थी, तो इसके लिए 491.66 करोड़ बजट इसके लिए पारित किया गया है 25 से 2031 के लिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने तीसरा क्वेश्चन पढ़ा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसे आप लोग अपने एग्जाम के अपने नोट्स में लिख लेंगे, और बहुत एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन चलिए हम देखते हैं, चौथा क्वेश्चन आज का। चौथा क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे कि विश्व ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसे दिया गया है। जी हाँ, हाल ही में विश्व ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया है। आइए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए मुकेश अंबानी, ऑप्शन नंबर बी नीता अंबानी, ऑप्शन नंबर सी अनंत अंबानी, ऑप्शन नंबर डी अनिल अंबानी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अनंत अंबानी। जी हाँ, विश्व ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड अनंत अंबानी को दिया गया है। आइए इसकी व्याख्या हम लोग पढ़ेंगे अगले स्लाइड पे। वन्य जीव संरक्षण में असाधारण योगदान के लिए ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी ने वनतारा संरक्षण केंद्र के संस्थापक अनंत अंबानी, जी हाँ इनका वनतारा संरक्षण केंद्र चलता है अनंत अंबानी का, जिसमें हाथियों और तमाम जानवरों के संरक्षण को उसमें जगह दी जाती है। तो अनंत अंबानी को प्रतिष्ठित ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर से सम्मानित किया गया है। इस सम्मान के साथ ही अनंत अंबानी सबसे कम उम्र के और सबसे पहले एशियाई व्यक्ति बने हैं जिन्हें वैश्विक मान्यता मिली है। यह अवार्ड एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के दौरान प्रदान किया गया, जिसमें दुनिया भर के वन्य जीव संरक्षण विशेषज्ञ, पशु कल्याण से जुड़े नेता शामिल हुए। अनंत अंबानी को यह वैश्विक सम्मान क्यों मिला? ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी ने बताया कि यह अवार्ड उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिनका आजीवन प्रतिबद्धता पशुओं, प्रकृति पर वैश्विक स्तर पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। अनंत अंबानी को यह सम्मान उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साक्ष्य आधारित संरक्षण कार्यों के लिए प्रदान किया गया है, जिनमें शामिल है बड़े स्तर पर पशु बचाव, पुनर्वास, विलुप्तप्राय प्रजातियों का संरक्षण, विज्ञान आधारित संरक्षण कार्यक्रम और वैश्विक जैव विविधता को बचाने के प्रयास। उनकी पहल वनतारा को दुनिया में सबसे व्यापक और प्रभावशाली संरक्षण परियोजनाओं में से एक माना जाता है। तो यहाँ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि विश्व ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसे दिया गया, तो हमारे वनतारा
संरक्षण केंद्र के जो संस्थापक हैं अनंत अंबानी को दिया जाए। इन्हें पशुओं से बहुत प्यार रहता है और कुछ दिन पहले इनकी इसी उसमें कुछ पशुओं को लेकर कुछ विवाद भी हुए थे, लेकिन यहाँ पर विश्व ने उनको विश्व वेटेरियन अवार्ड, जो कि पशुओं से इतना जो प्यार करते हैं, उनका संरक्षण होता है, विज्ञान आधारित संरक्षण और पुनर्वास बचाव आज जो इसमें होते हैं वो उनके तहत यह वनतारा संरक्षण काम करती है, तो उसके लिए इन्हें यहाँ विश्व वेटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो हम लोग यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है वन्य जीव संरक्षण एक्ट है जो हमारा ये 1972 में आया था, यह भी आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हम लोगों ने चौथा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। अब हम लोग चलेंगे आज के वन लाइनर के सेगमेंट पे। वन लाइनर में देखेंगे और आज हम लोगों ने केवल वन लाइनर और 4 क्वेश्चन रखे थे। बाकी आज के हमारे क्वेश्चन में क्वेश्चन ऑफ द डे भी नहीं है और जो स्टैटिक जीके का पोर्शन वो भी नहीं है। बाकी कल से हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे और उसमें सभी सवालों को तथा पिछले छूटे हुए जो भी करंट अफेयर हैं उनको हम शामिल यहाँ पे करेंगे। तो वन लाइनर के फैक्ट में हम लोग यहाँ पर 10 क्वेश्चन रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 33वें साउथ ईस्ट पहला क्वेश्चन देखेंगे 33वें साउथ ईस्ट एशियन गेम्स 2025 का उद्घाटन किस देश में किया गया, तो यह थाईलैंड में किया गया, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली UNEA का 7वां सेशन निम्न से किस देश में शुरू किया गया, तो यह केनिया में शुरू किया गया। जी हाँ, केनिया, जो कि जिसमें जहाँ पर UNEP की जो हेडक्वार्टर है हमारे केनिया नैरोबी में है। जी हाँ, नैरोबी केनिया में है और केनिया चाय उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। दूसरा देखेंगे कि इंटरनेशनल बिग कैट एलियांस का 19वां सदस्य कौन बन गया है, तो यह रूस बन गया है। जी हाँ, इंटरनेशनल बिग कैट एलियांस का 19वां सदस्य कौन बना है, तो रूस बन गया। इसकी स्थापना जो है 17 सितंबर 2023 को हुई थी और इसमें 7 प्रकार के जो बिजली की प्रजाति होती है वो शामिल किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कहाँ खोला गया है, तो यह गलवान घाटी में। जी हाँ, जो कि हमेशा विवादित क्षेत्र रहता है चीन से। तो दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कहाँ खोला गया है, गलवान में खोला गया है। दुनिया के सबसे कम उम्र के ऑफिशियली रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो यह सरबग सिंह बन गए हैं। जी हाँ, इसे आप लोग याद रखेंगे, सरबग सिंह। दुनिया के सबसे कम उम्र के रेटेड शतरंज खिलाड़ी सरबग सिंह बने हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरे विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो नई दिल्ली में किया जाएगा। फिर अगला देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किस देश की भुगतान प्रणाली को दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम घोषित किया है, यह भारत ने किया। जी हाँ, IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किस देश की भुगतान प्रणाली को दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम घोषित किया गया, भारत को किया गया है। तो IMF के बारे में आप लोग जानते हैं, IMF की जो हेड होती हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, ये भी आप लोग याद रखेंगे। बाबा आधव कौन थे जिनका 95 साल की उम्र में निधन हो गया, तो एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। तो यहाँ पर हम लोगों ने वन लाइनर के फैक्ट को डिस्कस कर लिया। तो आज इतने क्वेश्चन हम लोगों ने रखे। बाकी कल से हम स्टैटिक जीके तथा क्वेश्चन ऑफ द डे भी इसमें शामिल करेंगे। बाकी जितने भी 2-3 दिनों के करंट अफेयर उनको भी धीरे धीरे करके हम डिस्कस कर लेंगे। तो आप लोगों की क्लास कैसी लगी आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप लोग हमारी GS विद प्रेम करंट और GS के चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में भी इसे शेयर ज़रूर करें। और अगर ये कंटेंट आप लोगों को अच्छा हमारा इस बेल आइकन भी दबाएं ताकि जो हमारी क्लास की जो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और आप लोग अपनी राय भी हमारे इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। और आप लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा निवेदन है कि हमारे इस करंट अफेयर को चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें और मेरा उत्साह बढ़ाते रहें। तो आप लोगों की क्लास कैसी लगी आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर हम लोग मिलेंगे एक नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। अब यह करंट की क्लास आप हमेशा कंटिन्यू रहेगी और जल्द ही हम लोग GS का भी सेगमेंट लाने वाले हैं। तो क्लास कैसी रही आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे एक नए करंट अफेयर की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।